स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम है वो है प्राचीन इतिहास। क्या है? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास ये क्या है? टॉपिक का नाम है। प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में? तो वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में वैदिक काल के बारे में। इसके बारे में तो वैदिक काल के बारे में। और वैदिक काल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के कितना ईसा पूर्व तक है? 1000 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर कितना तक है? 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व तक। आज का जो टॉपिक का नाम है क्या है? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल है। ठीक है। और वैदिक काल को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। कितने भाग में बांटा गया है इसको? दो भागों में। कौन कौन? पहला है आपको ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब ऋग वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ये कहाँ से कहाँ तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक है? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक है? 600 ईसा पूर्व तक। कहाँ तक? 600 ईसा पूर्व तक। अब इसको समझिए। प्राचीन इतिहास में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो वैदिक काल के बारे में। किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में। और वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल होता है। वैदिक काल को जो है वो दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बांटा गया है। ऋग वैदिक काल को कहाँ से कहाँ तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है ऋग वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। उसके बाद समझिए, उसके बाद जो टॉपिक है वो है वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक समाज के जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे। वैदिक समाज का निर्माता, वैदिक समाज के निर्माता, वैदिक समाज का निर्माता कौन था? आर्य। वैदिक समाज का निर्माता क्या था? आर्य थे। वैदिक समाज के निर्माता कौन थे? आर्य थे। आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे? तो पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से आए थे। आर्य जो थे वो मध्य एशिया से आए। कहाँ से? मध्य एशिया से। आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से। मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। और भारत में सप्त संधव। कहाँ? भारत में सप्त संधव। भारत में कहाँ पर आए थे? सप्त संधव स्थान पर। कहाँ पर? सप्त संधव। और भारत में सप्त संधव प्रदेश में, यानी 7 नदियों के प्रदेश में। सप्त संधव का मतलब हो गया 7 नदियों का प्रदेश में। कहाँ? 7 नदियों के प्रदेश में। 7 नदियों के प्रदेश में आए। 7 नदियों का प्रदेश कौन है? पंजाब और हरियाणा में आए। कहाँ? पंजाब तथा हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में आए थे। ठीक है। पंजाब और हरियाणा में आए। कहाँ? पंजाब और हरियाणा में। कहाँ आए थे? पंजाब और हरियाणा। ठीक। अब इसको एक बार फिर से समझिए। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। किसके बारे में? वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर कहाँ तक है? 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग वैदिक काल।
उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है उत्तर वैदिक काल। और वैदिक समाज का जो निर्माता था वो कौन था? आर्य थे। और आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। भारत के किस स्थान पर आए थे? सप्त संगम। सप्त संगम का मतलब हो गया कि 7 नदियों के प्रदेश में, यानी पंजाब और हरियाणा में आए थे आर्य। उसके बाद समझिए आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। जिसके कारण वे खुद को क्या समझते थे? श्रेष्ठ समझते थे। जिसके कारण वो खुद को श्रेष्ठ का मतलब खुद को मतलब बड़ा आदमी समझते थे। कौन? तो आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। इसके कारण वो खुद को क्या समझते थे? श्रेष्ठ समझते थे। ठीक है। और जिनको भारत के मूल निवासियों को संस्कृत नहीं आती थी, भारत के मूल निवासियों को संस्कृत नहीं आती थी, इसलिए आर्यों ने उसे क्या कहा? तो अनार्य कहा। आर्य ने जिसको संस्कृत नहीं आती थी उसको आर्य क्या कह दिए? ये लोग अनार्य है। ठीक है, यानी निम्न है। क्या है? निम्न है। ठीक है। आर्य की भाषा संस्कृत थी जिसको श्रेष्ठ माना जाता है, और भारत के मूल निवासियों को संस्कृत नहीं आता था, इसके कारण आर्य ने उसे क्या कह दिया? अनार्य, यानी निम्न कह दिया। क्या कह दिया? निम्न कह दिया। उसके बाद समझिए, उसके बाद दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? अगस्त ऋषि ने। दक्षिण भारत का आर्यकरण, दक्षिण भारत का आर्यकरण दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? अगस्त ऋषि ने। किसने? अगस्त ऋषि ने किया। अगस्त ऋषि ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया? तो अगस्त ऋषि ने किया दक्षिण भारत का आर्यकरण। इसके बाद समझिए उत्तर भारत का आर्यकरण किसने किया? तो गौतम राहुगढ़ ने उत्तर भारत का जो आर्यकरण किया, उत्तर भारत का आर्यकरण किसने किया? तो राजा विदेह के पुरोहित। कौन? राजा विदेह के पुरोहित किसने किया? पुरोहित का मतलब होता है पंडित। राजा विदेह के पुरोहित यानी पंडित गौतम राहुगढ़ ने। किसने? गौतम राहुगढ़ ने। यहाँ पर लिख देते हैं गौतम राहुगढ़ ने किया। कौन? तो गौतम राहुगढ़ ने किसने किया? गौतम राहुगढ़ ने किया उत्तर भारत का आर्यकरण। राजा विदेह के पुरोहित यानी राजा विदेह के जो पंडित थे गौतम राहुगढ़ ने उत्तर भारत का आर्यकरण किया। और दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया। किसने किया? अगस्त ऋषि ने किया। उसके बाद समझिए गौतम राहुगढ़ जो थे वो गंडक नदी को पार नहीं कर पाए। किस नदी को? गंडक नदी को पार नहीं कर पाए, इसीलिए अर्थरवेद में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया? झूठों की भूमि। अर्थरवेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया है। क्या कहा गया? अर्थरवेद में पाटलिपुत्र को अछूतों की भूमि कहा गया है। क्या कहा गया? अछूतों की भूमि कहा गया है। और यहाँ के गंगा जल को क्या कहा गया? पवित्र नहीं माना गया। और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया है। ठीक है। अब इसको एक बार फिर से शुरू से समझ लीजिए। आज का जो टॉपिक था वो था प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है,
और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। और वैदिक समाज के जो निर्माता थे वो आर्य थे। कौन? आर्य थे। और आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। और भारत में कहाँ पर बसे थे? तो सप्त संगम यानी 7 नदियों के प्रदेश यानी पंजाब में और हरियाणा में। आर्य सबसे पहले कहाँ आए थे? पंजाब में। और आर्यों की भाषा क्या थी? आर्य की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और इसीलिए आर्य खुद को क्या समझते थे? श्रेष्ठ यानी ऊंचे आदमी समझते थे आर्य। उसके बाद दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि ने किया। दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि। और उत्तर भारत का आर्यकरण राजा विदय के पुरोहित यानी पंडित किसने? गौतम राहुगढ़ ने किया उत्तर भारत का। और अर्थरवेद में पाटलिपुत्र को अछूत भूमि कहा गया है। किसको? पाटलिपुत्र को। और यहाँ के गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया। अर्थरवेद में गंगा जल को पवित्र नहीं माना गया, ठीक है। इसके बाद क्या है आगे से? उत्तर वैदिक काल में जो सबसे प्रिय पशु था वो क्या था? उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु गाय था। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु गाय थी, ठीक है। और गाय के लिए युद्ध होता था। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु गाय थी जो समृद्धि का संकेत थी। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु क्या था? गाय था। क्या था? गाय। गाय था। तो गाय किसका संकेत था? समृद्धि का। गाय जो था वो किसका संकेत था? तो समृद्धि का संकेत था गाय। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु क्या था? गाय था जो समृद्धि का संकेत था, ठीक है। और गाय के लिए युद्ध होता था, ठीक है, जो समृद्धि का संकेत था। और गाय की जो हत्या कर दिया जाता था ना वैदिक काल में तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। गाय की हत्या करने पर क्या किया जाता था? गाय की हत्या करने पर गाय की हत्या करने पर उस समय में क्या किया जाता था? मृत्यु दंड दे दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति गाय का जो हत्या कर देता था तो उसको क्या किया जाता था कि मृत्यु दंड दे दिया जाता था। क्या किया जाता था? तो मृत्यु दंड दे दिया जाता था, ठीक है। और राजा का मुख्य कार्य क्या था? उस समय उत्तर वैदिक काल में जो राजा का मुख्य काम था, राजा का मुख्य काम जो था उस समय में वो था गविष्टि। क्या था? गविष्टि था। गविष्टि राजा का मुख्य काम क्या था उत्तर वैदिक काल में? गविष्टि यानी गाय की खोज के लिए किया गया युद्ध को ही क्या कहते हैं? गविष्टि कहते हैं। गविष्टि किसको कहती है? राजा का मुख्य काम क्या था? गविष्टि। और उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था उस समय में? कृषि था। क्या था? कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। और वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक समाज कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता। वैदिक समाज जो था एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। और सिंधु सभ्यता कैसा था? तो नगरीय सभ्यता था सिंधु सभ्यता। लेकिन वैदिक समाज जो था वो कैसा था? तो ग्रामीण सभ्यता था। कैसा था? ग्रामीण सभ्यता था, ठीक है। और समाज में ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका चर्चा है? तो दशराज युद्ध का। ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसकी चर्चा है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसकी चर्चा है? दशराज युद्ध की। दशराज युद्ध की चर्चा है। दशराज युद्ध की। दशराज युद्ध किसके बीच हुआ था? तो आर्य तथा अनार्य के बीच। किसके बीच? आर्य तथा अनार्य। आर्य और अनार्य के बीच हुआ था दशराज युद्ध। इसमें विजय कौन हुआ? आर्य। इसमें विजय कौन हुआ? मतलब जीता कौन? तो आर्य जीता। कौन जीता? आर्य। कौन जीता? आर्य।
और आर्य का जो कबीला था वो क्या था? भरत था। आर्यों का कबीला भरत था। आर्यों का कबीला, आर्यों का जो कबीला था वो क्या था? भरत। भरत भरत इसी के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत। आर्यों का कबीला क्या था? भरत था। क्या था? भरत था। इसी कारण उस समय जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। वैदिक काल में जाति का निर्धारण किसके आधार पर होता था? जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण उस समय में कर्म के आधार पर होता था। जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर, और उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होने लगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण वंश के आधार पर, इसी कारण से जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था। उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण किसके आधार पर होने लगा? जाति का निर्धारण कर्म के आधार पर। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में जाति का निर्धारण जाति का जो निर्धारण था उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में किसके आधार पर होने लगा? तो वंश के आधार पर। वंश के आधार पर होने लगा। और उत्तर वैदिक काल में इसका खोज हुआ लोहे की खोज। उत्तर वैदिक काल में किसकी खोज हो गई? लोहे की खोज। इसको एक बार फिर से समझिए। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय पशु किसको माना जाता था? गाय को। और गाय जो था वो किसका संकेत था? तो समृद्धि का संकेत था गाय। और गाय की जो हत्या कर देने पर, गाय को जब कोई मार देता था तो उसको क्या किया जाता था? मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ठीक है, और राजा का मुख्य काम उस समय में क्या था? गविष्टि। गविष्टि का मतलब होता है गाय की खोज के लिए किया गया युद्ध। गविष्टि का अर्थ होता है गाय के खोज के लिए किया गया युद्ध। गाय की खोज के लिए किया गया युद्ध को क्या कहते हैं? गविष्टि कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था उस समय में? कृषि था। वैदिक समाज जो था वो कैसे सभ्यता था? वो एक ग्रामीण सभ्यता था। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में किसका चर्चा है? दशराज युद्ध की, जो आर्य तथा अनार्य के बीच हुआ था। इसमें विजय कौन हुआ? आर्य विजय हुआ। आर्यों का कबीला क्या था? भरत था। और जाति का निर्धारण उस समय में कर्म के आधार पर होता था। और जाति का निर्धारण उत्तर वैदिक काल में वंश के आधार पर होने लगा। और उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हो गई। किसकी? लोहे की खोज हो गई। ठीक है, उसके बाद लास्ट टॉपिक है, उसको समझ लीजिए। इसके बाद क्या है? गौड़, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में। और नदियों के नाम, ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र के बारे में, इसको समझिए। सबसे ऊपर क्या है? गौड़, GOD, गौड़। क्या है सबसे ऊपर? गौड़। और इसमें है ब्राह्मण। क्या है? ब्राह्मण। इसके बाद क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय। उसके बाद क्या है? वैश्य। व्यापार करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वैश्य कहते हैं। व्यापार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वैश्य। और दूसरों की यहाँ नौकरी करने वाले व्यक्ति को शूद्र कहते हैं। दूसरों के यहाँ नौकरी करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? शूद्र। दूसरों की यहाँ नौकरी करने वाले व्यक्ति को शूद्र कहते हैं। दूसरों की यहाँ नौकरी करने वाले व्यक्ति को शूद्र कहते हैं। और वैदिक काल में जो नदियाँ थी उसके बारे में समझ लीजिए। वैदिक काल की नदियाँ, वैदिक काल की नदियाँ कौन सा था? पहला नदी था आपको झेलम नदी। झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है?
चिनाब नदी, चिनाब को कहते हैं अस्कनी, चिनाब नदी को क्या कहते हैं, अस्कनी कहते हैं, अस्कनी नदी। और चौथा है आपको सतलज नदी, सतलज नदी को कहते हैं शत्रुदी नदी, शत्रुदी नदी कहते हैं। पचमा है आपको, पचमा क्या है, रावी नदी, रावी नदी को और किस नाम से जाना जाता है, परुसनी नदी, परुसनी नदी। और छठा है आपको गंडक, गंडक नदी को और किस नाम से जाना जाता है, सदानीरा, सदानीरा। इसके बाद है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी को क्या कहते हैं, घग्गर नदी, सरस्वती नदी को क्या कहते हैं, घग्गर नदी, घग्गर नदी। इसके बाद है सिंधु नदी को क्या कहते हैं, सिंधु नदी का पुराना नाम क्या था, सिंध। इसको एक बार फिर से समझिए। सबसे ऊपर क्या है, गॉड यानी ईश्वर। उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय व्यापार करने वाले व्यक्ति को वैश्य कहते हैं। दूसरों के यहाँ जो नौकरी करता है उसको क्या कहेंगे, शूद्र, शूद्र का मतलब निम्न जाति का, ठीक है। और वैदिक काल की जो नदियाँ थी वो कौन थी, तो झेलम नदी, झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है, वितस्ता नदी। व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता है, विपाशा नदी। चिनाब नदी को अस्किनी नदी, और सतलज नदी को शत्रुदी नदी, रावी नदी को किस नाम से, परुसनी नदी। गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जानते हैं, और सरस्वती नदी को घग्गर नदी, और सिंधु नदी को सिंध के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में और जो टॉपिक बच गया उसको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।